क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। तो बच्चों, मैं यहाँ आज आपके सामने एनडीए का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने आई हूँ, जहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, एंड जिन बच्चों ने उन मॉडल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दे मस्ट हैव गॉट द बेनिफिट फ्रॉम दोज मॉडल पेपर। तो आप सभी मेरे साथ ये मॉडल पेपर सॉल्व करें। तो बच्चों, आप सभी मेरे साथ ये मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। सो पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए और मेरे साथ ये पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ log 30 base 33 equal to a and log base 35 equal to b, what is the value of log base 38? बोला है कि आपके पास log 3 base 30 की वैल्यू a है, log 5 base 30 की वैल्यू b है और log 8 base 30 की वैल्यू क्या होगी? सो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, क्या हमें ये फॉर्मूला पता है कि log अगर बेस और ये वैल्यू दोनों सेम होती है तो आंसर इज इक्वल टू 1? यस, वी ऑलरेडी नो दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 30 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 इक्वल टू 1। ओके, नाउ यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि log 32 प्लस log की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, log a × b × c इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c। सो हम यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं, तो फिर इस प्रॉपर्टी से ये लिख दिया। चलो भाई, अब हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि log 33 की तो वैल्यू a है और 5 की b है। सो मैं यहाँ से a लिख दूँ, इसको b लिख दूँ, इक्वल टू में 1, और ये कितना हो जाएगा, log 32। ओके, दिस इज प्लस ऑब्वियसली, राइट। नाउ यहाँ से अगर आप देखो तो बच्चों, मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, log 32 इक्वल टू 1 - a - b आ गया। पर हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए log 38 की। सो 8 के लिए अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या अब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ आपकी log 38 है? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है log में m, log n इज इक्वल टू log n रेज टू पावर m, राइट। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ कि log 30 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा ना। सो हमें यही वैल्यू चाहिए थी, किसके बराबर आ गई, 3, 1 - a - b। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एंड क्योंकि मैं यहाँ समझा रही हूँ तो आई विल टेक मच टाइम, बट आपको इतना टाइम नहीं लेना है। ओके, मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट, इफ PA denotes the power set of A and A is the void set, then what is the number of element in this? बोला है कि आपके पास PA जो है समुच्चय A का घात समुच्चय है। समुच्चय A है, उसका घात समुच्चय किससे दिखा रहे हैं, हम PA से दिखा रहे हैं। और जो A है वो रिक्त समुच्चय है। A रिक्त समुच्चय है तो इसके अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी? अगर A रिक्त समुच्चय है, A इज अ नल सेट, रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। सो मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है P, एक और P और यहाँ A। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास, बढ़िया। नाउ सी, अब यहाँ से एक चीज़ लिख रही हूँ, ध्यान दो। अगर मेरे को पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम क्या लिखते हैं, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, 2 रेज टू पावर n, और n मतलब होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो है A के अंदर, यही मेरा n है। सो इसी फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 0 मतलब 1। ओके, नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पर A में वैल्यू 1 थी, 0 थी, तो हमने 2 रेज टू पावर 0 लिखा। अब ये आ गई वैल्यू 1, तो जब मैं इस कंप्लीट का निकालूंगी तो इस कंप्लीट का निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 दैट इज 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अब मैं क्या करूं, अब इस कंप्लीट का निकालते हैं तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4।
और अब अगले का निकालती हूँ मैं इसका, अगर मैं इसका निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 2⁴ दैट मीन 16। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको इस तरह चलना है, ठीक। पहले 0 एलिमेंट थे तो 1 था, फिर 1 एलिमेंट आ गया तो 2 की पावर 1 2 हो गया, फिर 2 एलिमेंट आ गए तो 2 की पावर 2 4 हो गया, और फिर 4 एलिमेंट आ गए तो 2 की पावर 4 16 हो गया। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन R on a set A equal to 1 2 3 4 is defined as 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 then R is R क्या होगा इनमें से, ठीक है। आप हिंदी में भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे पास हिंदी में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास A एक सेट दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। अगर मैं यहाँ से, मुझे R एक रिलेशन जस्टिफाई किया हुआ है, पूछा है कि स्वतुल्य, सममित, प्रतिसंक्रामक या संक्रामक होगा। तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब होता है कि अगर A एलिमेंट मेरा सेट A से बिलोंग करता है तो A, जो है वो R से बिलोंग करना चाहिए। सो 1 2 3 4 A में है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 2 होना चाहिए, है। 3 3 है क्या? 3 3 नहीं है ना, तो मतलब स्वतुल्य तो नहीं है। चलो आ जाते हैं सममित पे। सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब होता है कि अगर A एंड B, A, B R से बिलोंग करता है तो B, A भी मेरा R से बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो चलो जी 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 1 3 है तो 3 1 का उल्टा, और 1 3 का उल्टा 3 1 वो भी है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 2 3 का उल्टा 3 2 वो भी है। तो सब कुछ रिवर्स में, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं प्रतिसंक्रामक एंड संक्रामक क्यों नहीं होगा। प्रतिसंक्रामक का मतलब है एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित है एक्चुअली बच्चों, ये प्रतिसम्मित है ये। ओके, सो प्रतिसम्मित क्यों नहीं होगा? प्रतिसम्मित होता है कि जब इसके अंदर से 1 1 2 2 3 3 मतलब सेम पेयर्स हों, सिर्फ सेम नंबर्स के पेयर्स हों, तभी हम उसे प्रतिसम्मित कहते हैं। अगर सेम नंबर्स के पेयर्स के अलावा और कुछ आ जाता है तो उसे प्रतिसम्मित नहीं कहा जाएगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर, राइट ना। आ जाते हैं संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या होता है? संक्रामक का मतलब होता है कि अगर A, B R से बिलोंग करता है एंड B, C भी R से बिलोंग करता है, सो A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। ये होता है मेरा संक्रामक। अब देख लो बेटा, मैं इसमें कहती हूँ कि मेरे पास 1 3 है ना, 1 3 बिलोंग्स टू R, राइट। सिमिलरली मेरा 3 2 भी R से बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 2 भी R से बिलोंग करना चाहिए। पर क्या 1 2 तुमको इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। तो आंसर हमें वैसे तो पहले ही मिल गया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पर ये ऑप्शन गलत क्यों होंगे ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। और ये मेरे पास कुछ सीरीज दी हुई है बड़ी सी, और मुझे इसका n टर्म्स का सम बताना है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, अगर हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज आ जाती है, मुझे n टर्म्स का सम या nth टर्म बतानी है, तो हम उसको विद इन 5 to 10 सेकेंड कैसे करें वो देख लो। अब जी मुझे बोला n टर्म्स का सम बताओ। n टर्म्स का सम मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे पास n = 1, अगर मैं n = 1 मान लूँ तो इसका मतलब मुझे एक ही टर्म का सम बताना है। तो एक टर्म क्या है? पहली टर्म तो यही है, फर्स्ट टर्म का सम बताना है केवल, तो फर्स्ट टर्म केवल ये है। तो इसमें रख लेती हूँ n = 1। तो इसमें मैंने n = रख लिया 1, तो मेरे पास आ गया कितना बेटा? 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास जो ऑप्शन दिया उसमें भी अगर मैं n = 1 रख लूँ और आंसर मेरा 3 आ जाए, तो जिस ऑप्शन में आंसर 3 आएगा वही उसका आंसर होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं पहले वाले ऑप्शन में रखती हूँ, इसमें रखती हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 × 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो ये तो कट गया। यहाँ आ जाओ, 1 × 2 + 1 मतलब 3। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आप इसमें रखोगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा 1, तो ये गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो आंसर है ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखा हमने कितनी जल्दी ये क्वेश्चन कर लिया। सो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं या आपके AGP सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत लेंदी होते हैं, अगर आप इसे पूरे प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, बट यूजिंग दिस मेथड यू कैन ईजिली सॉल्व इट इन 5 to 10 सेकेंड, राइट बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोला है ना सम ऑफ द सीरीज दिस, इस सीरीज का सम बताना है। अब देख लो, इस तरह की अगर आपके पास सीरीज आती है, किस तरह की सीरीज आती है मैम? इस तरह की सीरीज आती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। देख रहे हो, डिफरेंस इज एक्जेक्टली सेम एंड डिजिट्स आर रिपीटेड। अगर ऐसे डिजिट्स आती हैं और इन्फिनिटी तक सम पूछा जा रहा है,
तो इन्फिनिटी तक सम अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होता है 1/a b माइनस a। ये इसका फॉर्मूला है, आप ध्यान रखेंगे। a का मतलब क्या है, a का मतलब है ये, और b का मतलब क्या है, b का मतलब है ये, ठीक है, ये होता है a और b का मतलब। सो अब मैं रख लूँ इसमें फॉर्मूले में वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/3 5 माइनस 3, सो आंसर विल बी 1/3 इंटू 2, दैट मीन्स 1/6। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हाउ इजी इट इज। और अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो अगेन इट विल टेक टाइम। सो इस तरह की ट्रिक्स आपको याद रखनी है बच्चों। ऑल्दो हमारे पास मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस है इस तरह के जिसके अंदर आपको ट्रिक तो याद रखनी ही पड़ेगी, सो दैट आप लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी निपटा सकें। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ग्लूमी बी अरेंज्ड सो दैट द टू ओज शुड नॉट बी टुगेदर। दो ओ जो है वो कभी भी साथ ना आए। जब भी आपके पास कभी ऐसा केस आ जाए कि ये दो चीज़ें कभी साथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर हमारे पास गैप फिलिंग मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, गैप फिलिंग मेथड। ओके, गैप फिलिंग मेथड क्या कहता है, गैप फिलिंग मेथड ये कहता है कि एक काम करो, पहले तो जिस पे कंडीशन नहीं है उनको साथ साथ रख लो। तो इनको हम साथ साथ रख लेते हैं। ग्लूमी में GLMY पे कोई कंडीशन नहीं है और OO पे कंडीशन है, ठीक है, तो इसको अलग रख लेते हैं। इन चारों को मैं अरेंज कर लेती हूँ। इन चारों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ भाई, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, है कि नहीं। अब क्या हो गया, इसके बीच में स्पेस कितना हो गया, 5 का। अगर 4 नंबर है तो 5 स्पेस होता है, 5 का स्पेस हो गया। मुझे क्या करना है, 5 में से 2 नंबर उठा लेने हैं, 5 में से 2 प्लेस उठा लेने हैं, 5 में से कोई से भी 2 प्लेस सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद उसको अरेंज कर देना है, पर अरेंज करोगे तो ये तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब सेम है तो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करोगे तो ये तो कट गया। बचा कितना, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 एंड 5C2 का मतलब 10 होता है, तो इसका मतलब 10 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 240। सो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे हम गैप फिलिंग मेथड कहते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और ज़रूर आता है, बहुत बार आया है, तो आपको क्या करना है कि जो नंबर्स जिस पे आपकी कंडीशन दी है उनको हम गैप्स में फिल करते हैं, जिस पे कंडीशन नहीं है उनको यूज़ करके हम गैप बना लेते हैं, राइट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सपोज 4 लेटर्स आर प्लेस्ड इन 4 डिफरेंट एनवेलप्स, in how many ways can they be taken out from their original envelopes so that no letter remains in its original envelope। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास बोला है, इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को पहले समझो कि ये तो मेरे पास 4 लेटर है, दीज आर 4 लेटर्स, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 एंड लेटर 4। ये 4 लेटर हैं और मेरे पास 4 ही एनवेलप है, 4 ही मेरे पास एनवेलप है। ये इस तरह से 4 तो एनवेलप है हमारे पास, राइट। अगर ये 4 एनवेलप है, मेरा E1 है, E2 है, E3 है एंड E4 है। ये आपका क्वेश्चन डिरेंजमेंट का है। डिरेंजमेंट आपने अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज़रूर पढ़ा होगा, सो ध्यान से समझते जाओ। उसमें बोला है, इसमें ये बोल रहा है कि 4 लेटर हैं और 4 मेरे पास एनवेलप है। कोई भी लेटर जो अपने सही एनवेलप में ना जाए। अब सही एनवेलप में जाने का तरीका क्या है, एक ही तरीका तो है कि भैया ये अपने सही में चला जाए, ये अपने में, ये अपने में, एक ही तरीका है। बाकी जितने भी तरीके बनेंगे वो सब रॉन्ग का है कि कोई भी अपने उसमें ना जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसमें डिरेंजमेंट की प्रॉपर्टी लगती है। और डिरेंजमेंट का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास n नंबर्स हैं तो यहाँ आप लिखते हैं n फैक्टोरियल, 1 माइनस में 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ तक लिखते हैं। 4 है ना, तो 4 तक लेके जाएंगे आप। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको n की जगह आपका 4 फैक्टोरियल दिया, लिख लो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, तो ये तो कट गया। बचा कितना, ये 1/2 प्लस 1/3 2 6, ये हो गया 1/24। नाउ इफ यू सॉल्व दिस तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 9। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब डीरेंजमेंट के क्वेश्चंस के अंदर हमें या तो 1 पूछेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। तो बेटर ये है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है ये 6 वैल्यूज़ आप याद रख लो। अब 6 वैल्यूज़ हमारी क्या हैं वो आपके लिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जो आपको याद रखनी है। सो बच्चों यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ। क्या वैल्यूज़ है, इसको मैं हटा देती हूँ, वैल्यूज़ लिख देती हूँ। अगर आपसे 0 पूछा जाए तो वैल्यू 0 होती है। अगर आपसे 0 पूछा जाए तो वैल्यू 0 होगी। 1 पूछा जाए तो 1 होती है। 2 पूछ लिया जाए तो वैल्यू होगी आपके पास 2।
अगर 3 पूछ लिया जाए तो वैल्यू होती है आपके पास। सो बच्चों मैं यहाँ पर आपके लिए डीअरेंजमेंट की वो टेबल लिख देती हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। अगर D1 पूछा जाए तो 0 है, एंड D6 मतलब होता है 265। ओके, सो हमें ये चीजें यहाँ, ये आपका 44 होता है, सॉरी दिस इज 44, यस। सो ये वैल्यूज हमें यहाँ से याद रखनी है सो दैट हम डायरेक्टली आंसर दे पाए, हमें सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, हम डायरेक्टली आंसर दे सके। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 10 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज। अब इस एक्सपांशन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपको आपकी बुक में जरूर मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको x raised to power यहाँ तो 20 तक दिया हुआ है तो आपसे बेसिकली 19 पूछ लेता है। मतलब अगर यहाँ 40 दिया हुआ है तो 39 पूछ लेगा, पर यहाँ 10 पूछा हुआ है। चाहे वो कुछ भी पूछे, उसमें हम करते क्या है वो आप देख लो। ये हमारे पास है, मुझे यहाँ से बताना है x raised to power 10 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या ये एक जीपी बन रही है? यस। तो a इक्वल टू कितना है 1 है, एंड r इक्वल टू कितना है 1 प्लस x है, राइट। एंड जीपी का सम कितना होता है? सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ, a की जगह 1 है, 1 बाय एक्स रेज टू पावर n। अब n देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 1 से लेके 20 तक तो ये, और ये इकलौती और टर्म है, तो टोटल 21 है। 21 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1। सो ये तो हो गया कैंसिल, बचा कितना मेरे पास 1, तो कट गया, बचा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 21 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, अब जो मेरा एक्स रेज टू पावर 10 आएगा वो तो यहाँ से आने वाला है, यहाँ से आने वाला है। तो मतलब कि मुझे ऊपर वाले से अगर मैं एक्स रेज टू पावर 11 निकालूंगी तभी तो जाके एक्स रेज टू पावर 10 मिलेगा, क्योंकि नीचे डिवाइड में एक्स भी है। सो अगर ऊपर एक्स रेज टू पावर 11 आएगा तो उसको आप एक्स से काट के एक्स रेज टू पावर 10 बना देंगे। तो मुझे बेसिकली एक्स की पावर में क्या चाहिए? 11 चाहिए। सो हम यहाँ से टी आर प्लस 1 निकालते हैं। टी आर प्लस 1 का क्या फॉर्मूला होता है? 21CR, क्योंकि n की वैल्यू 21 है, 21CR, और यहाँ पर आपका x रेज टू पावर r हो जाएगा। r की वैल्यू आपको कितनी चाहिए बेटा? अभी मैंने बताया r इक्वल टू मुझे 11 चाहिए। सो मुझे बोला इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट तो ये है, तो आंसर कितना हो गया? 21C11। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मेरा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई? सो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे किया जाएगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट PA इक्वल टू 1/3, PB इक्वल टू 3/4, PA यूनियन B इक्वल टू 11/12, व्हाट इज PB बाय A? ओके, सो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि PB बाय A का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो PA इंटरसेक्शन B तो मुझे दिया नहीं है, तो बाकी चीज़ें दी हैं वहाँ से मैं निकाल सकती हूँ। सो PA इंटरसेक्शन B का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई PA प्लस PB माइनस में PA यूनियन B होता है इसका फॉर्मूला। सो PA मेरा 1/3 हो गया, दिस इज 3/4, एंड माइनस में ये हो गया 11/12। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 4 और 9 जाएगा आपका कितना? 4 प्लस 9/12 माइनस में 11/12, तो 13 माइनस 11/12 मतलब 2/12। तो क्या मैं उसे 1/6 लिख सकती हूँ? यस, 1/6 हो जाएगा ना। मुझे इसमें वैल्यू डालनी है केवल। सो इसमें वैल्यू डालती हूँ 1/6 अपॉन में PA की वैल्यू कितनी है? 1/3। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/6। सो आंसर विल बी 1/2। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x follows binomial distribution with mean 3 and variance 2, then p x is greater than equal to 8 is equal to। सो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, क्योंकि मीन हमें दिया हुआ है तो मीन का फॉर्मूला होता है np बराबर 3 दिया हुआ है, एंड npq बराबर मुझे कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो npq अपॉन में np अगर मैं करूँ तो कितना होगा? 2/3। सो q की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अगर q 2/3 है तो p कितना होता है? p होता है 1 माइनस q, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/3। ना मुझे p पता है और मुझे q भी पता है। मुझे क्या चाहिए? पहले तो n चाहिए होगा, तो n निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ।
तो n इंटू पी की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9 आ गया है। सो मुझे p x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 निकालना है। दैट मीन्स कि मुझको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे p x इक्वल टू 8 चाहिए और प्लस p x इक्वल टू 9 चाहिए, क्योंकि 9 तक ही है ना। सो देखो इसको निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR, उसके बाद p रेज टू पावर r, तो p क्या है बेटा सक्सेस है, p क्या है मेरे पास सक्सेस जो कि 1/3 है, उसकी पावर r इनटू में q रेज टू पावर n माइनस r, तो q कितना है 2/3 प्लस में यहाँ पर लिखती हूँ 9C8 1/3 रेज टू पावर 9C9 है बेटा, ये 9C9 क्योंकि r की वैल्यू 9 है एंड 2/3 रेज टू पावर 0। सो इफ वी सॉल्व दिस, तो यहाँ से अगर आप देखो 3 की पावर 9 जो डिनोमिनेटर में है वो कॉमन आ रहा है। सो मैं उसको कॉमन ले लेती हूँ, बचेगा कितना 9C8 का मतलब है 9 इंटू में ये कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया मेरा, प्लस में यहाँ से 3 की पावर 9 आप कॉमन उठा के ले चुके हो, ये 1 बचा, तो ये कितना हो गया मेरे पास टोटल 19/3 रेज़ टू पावर 9 हो गया क्या, यस। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मीन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 12 cot square theta minus 31 cosec theta plus 32 equal to 0, then the value of sin theta is, sin theta की वैल्यू मुझे बतानी है। So अब देखो बच्चों यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि cot square theta is equal to क्या होता है आपका cosec square theta plus 1, ओके। सो यही वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, तो 12 cosec square theta plus 1 माइनस में 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0, से हो जाएगा 12 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 12 माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं लेट कर लेती हूँ, लेट cosec थीटा इक्वल टू x, से हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस में 31x प्लस में 44 इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। सो यहाँ पर अगर मैं एक बात, यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है, राइट। सो हम यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0, ओके। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 12 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस में 31 cosec थीटा प्लस 20 इक्वल टू 0 है कि नहीं, मैंने ये 12 उठा के यहाँ पहुँचा दिया। सो हो जाएगा 12 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 20 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से मैं cosec थीटा को मान लेती हूँ x, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। ना बच्चों इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, यहाँ से आप ले सकते हो 3x माइनस 4 एंड 4x माइनस 5, ओके, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। दिस इज द फैक्टर। ना x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/4, पर x तो आपका cosec थीटा था, हमें तो चाहिए sin थीटा। तो अगर मुझे क्या चाहिए होगा sin थीटा के लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो 3/4 आ जाएगा एंड यहाँ से 4/5 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू। सो यहाँ से भी हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो अगर आप देखो तो ये सेम ही तो लिखा हुआ है, बस थीटा की जगह 45 माइनस ए है। तो क्या मैं इसको सीधा cos 2 इंटू 45 डिग्री माइनस ए लिख सकती हूँ, यस। तो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 2a। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो बन जाएगा साइन 2a। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी
इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, इस पूरे की मुझे वैल्यू बतानी है ना। यहाँ भी मैं आपको एक मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उससे आपके इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करो, इन तीनों को, हमारे पास 3 नंबर जो हैं वो सम करके पाई के बराबर दिए हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पाई को तीनों में बराबर बराबर बांट देती हूँ। कैसे बांटू पाई को तीनों में बराबर बराबर? डिवाइड बाय 3 करके। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि साइन इनवर्स ए इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 3। तो ए की वैल्यू हो गई मेरी कितनी, साइन पाई बाय 3, मतलब कि √3/2। इसी तरह बी की वैल्यू भी यही हो जाएगी और सी की वैल्यू भी यही हो जाएगी, क्योंकि तीनों बराबर हैं। अब ये वैल्यूज इसमें डाल लो, तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें डाल तो √3/2 अंडर रूट 1 - 3/4 प्लस √3/2 अंडर रूट 1 - 3/4 प्लस √3/2 अंडर रूट 1 - 3/4। सो अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करें बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा, √3/, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी √3/4 हो जाएगा और यहाँ भी √3/4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3√3/4 हो जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पर मैं ABC की वैल्यू डाल के देखूँ और देखती हूँ कहाँ से आंसर ये आता है। सो हम रखते हैं ABC, पहले वाले में डालते हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 × A की जगह डाला √3/2 आना था, √3/2 आया था, √3/2 आया था। सो अगर आप देखो तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आया कितना, 3√3/4 आ गया क्या, और यही तो हमारा आंसर था। तो ये यहीं पहले वाले ऑप्शन में ही मैच हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैल्यूज निकाल लेनी है एंड देन वैल्यू पुटिंग करनी है, दैट विल बी मच मोर ईजियर देन द प्रीवियस मेथड, जो आप इसका ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं उससे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इक्वल टू 1:2:3, देन व्हाट इज BC रेशियो CA रेशियो AB, मुझे ये फाइंड आउट करना है। सो बच्चों हम यहाँ से अगर देखें तो ABC का रेशियो 1:2:3 दिया है, तो क्या मैं यहाँ पर लेट कर सकती हूँ कि एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू मेरे पास 60 डिग्री है, एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है। यस, अगर ये तीनों ट्राइंगल के एंगल है तो इनका सम 180 होना चाहिए, और इनका रेशियो देख लो 1:2:3 आ रहा है। नाउ मुझे ये बताना है क्या होगा। सो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, ये मेरा A है, B है, C है, तो क्या आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि साइन A अपॉन में BC प्लस इक्वल टू में साइन B अपॉन में AC इक्वल टू साइन C अपॉन में AB। तो साइन A की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, अगर मैं इसको लैम्डा मान लूँ, इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू BC इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन A अपॉन लैम्डा, तो साइन 30 की वैल्यू इज 1/2, तो 1/2 अपॉन लैम्डा। ऐसे ही हम AC की वैल्यू लिख सकते हैं √3/2 अपॉन लैम्डा, एंड हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन C की वैल्यू मतलब कि AB की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा। सो अगर मैं इन तीनों का रेशियो ले लूँ, सो आंसर क्या आएगा, 1:3:2 आ जाएगा क्या। देखो यहाँ से अगर मैं इसको 2 बनाना चाहूँ तो यहाँ भी 2 बनेगा, तो 1:3:2। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो वैल्यू पुटिंग इज मच मोर ईजियर देन द ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the cube root of unity are 1 omega square, then the roots of equation x - 2 का cube plus 8 equal to 0 are। सो यहाँ से मैं अब आपको एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसके बराबर होता है। ओके, नाउ अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो ये दिया है x - 2 का क्यूब प्लस 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकती हूँ इक्वल टू 0, तो x की जगह मेरे पास कितना है बेटा, x - 2 है, एंड y की जगह कितना है 2 है। तो ये वैल्यूज उठा के इसमें डाल देती हूँ, तो हो जाएगा x - 2 प्लस 2, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास x - 2 प्लस 2 ओमेगा, ऐसे ही हो जाएगा x - 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। हमें तो चाहिए रूट्स, तो मतलब रूट्स मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 दी हुई थी, हमने 0 रख दी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, एक तो आ गई 0, एक हो गई x की वैल्यू कितनी 2 - 2 ओमेगा, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 2 1 माइनस ओमेगा, और अगली x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो हो जाएगी 2 - 2 ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 2
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू आ चुकी है, कौन कौन सी, एक 0 आ चुका है, एक 2 1 माइनस ओमेगा आ चुका है, एक आ गया है 2 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाता है क्या? यस, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the area of triangle on the Argand diagram formed by the complex number z comma minus iota z comma z minus iota z। सो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, सो एक पॉइंट आपको a दिया हुआ है जो कि z दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको b दिया हुआ है जो कि माइनस आयोटा z दिया हुआ है, पॉइंट c दिया हुआ है जो कि a दिया हुआ है। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो दैट मीन्स हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी का मॉड होएगा। ठीक है, ए सी का मॉड आप कैसे निकालते हो, सी माइनस ए कर दो, तो सी माइनस ए का मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो सी माइनस ए मतलब जेड माइनस आयोटा जेड माइनस जेड। और बी सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस बी कर दो, तो ये माइनस में ये हो जाएगा ना, ये कट गया, ये भी कट गया। आयोटा जेड का मॉड्यूलस है जेड मॉड और इसका भी मॉड्यूलस है जेड मॉड डिवाइड बाई 2, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ जेड मॉड स्क्वायर बाई 2। यस, सो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, पूछा है यहाँ कितने सोल्यूशन पॉसिबल है। जब भी आपके पास मॉड्यूलस का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली मॉड की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में लिख सकती हूँ, या तो मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस 5x प्लस 6, जहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो अब दोनों ही इक्वेशन से मैं रूट्स फाइंड आउट करूँगी, तो यहाँ से जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई -2 एंड -3, हमने x की वैल्यू मानी थी लेस देन 0 और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है -2 एंड -3 जो कि लेस देन 0 है, मतलब दोनों रूट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये 2 वैल्यू तो पक्के से होंगी। यहाँ पर लिखते हूँ ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी 2,3। तो अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी मेरे पास 2 रूट्स है 2 और 3 जो कि ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 है मतलब ये भी सेटिस्फाई होंगे। तो टोटल कितने रूट हो गए, 1 2 3 और 4, मतलब टोटल मेरे पास 4 सोल्यूशन हो गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आर एंड एस आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। सो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करो तो होगा ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाय आर एस का होल स्क्वायर, यही होगा है ना। अब आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 2RS अपॉन में RS का होल स्क्वायर। यस, अब इस इक्वेशन में देख लो, क्योंकि R और S इस इक्वेशन के रूट है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा माइनस P और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा माइनस B अपॉन A और C अपॉन A वाले फॉर्मूले से। वो वैल्यूज उठा के हमें बस यहाँ डाल देनी है, तो P स्क्वायर प्लस 2 इंटू Q अपॉन में Q स्क्वायर। सो आंसर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 2Q अपॉन Q स्क्वायर। सो अगर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is a matrix of order P cross Q and B is a matrix of order S cross T, under which of the following conditions does AB exist? So इस तरह का दिस ऑल्दो दिस इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी, बट इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सो देखो क्या है कि A आपकी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर P क्रॉस Q है, तो A का ऑर्डर है मेरा P क्रॉस Q एंड B का ऑर्डर दिया हुआ है बच्चों S क्रॉस T। मुझे बताना है कि ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो कंडीशन क्या होगी। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो कंडीशन क्या होती है कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सो आई मस्ट से कि Q इक्वल टू एस होना चाहिए। सो Q इक्वल टू एस वाली कंडीशन हमें कहाँ दिख रही है, हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। मुझे ये मैट्रिक्स दिया और मुझे 3 स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमें
करेक्ट दी हुई है। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ ध्यान दो तो ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ठीक है। पूछा है कि ए मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि आपके पास ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए जब आई इक्वल टू जे हो, ठीक है। जब आई इक्वल टू जे हो तो ये 0 होना चाहिए, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरा ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है? यस। देखो यहाँ से ये आपका क्या है, A21 है और ये है आपका A12, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा करेक्ट है। नाउ आते हैं सेकंड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए अगर आई नॉट इक्वल टू जे है। ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो, क्योंकि ए आई जे अगर आप देखो A21 और A12 क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इनमें नेगेटिव का डिफरेंस है। सो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। आते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0 वाली टर्म्स तो 0 हो जाएंगी ना, -1 से चेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस में 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका -3। सो 6 - 6 इक्वल टू 0। यहाँ तो मेरा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल हमारा यहाँ पर देखो केवल पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही नहीं है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 6 iota minus 3 iota 1 4 3 iota minus 1 23 1 iota इक्वल टू x प्लस iota y, वेयर iota का मतलब है अंडर रूट ऑफ -1, देन व्हाट इज x इक्वल टू, x किसके इक्वल होगा? तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें हम? तो 6 iota इंटू में क्या करूँ 3 iota स्क्वायर माइनस में प्लस में 3 iota, यहाँ हो जाएगा 4 iota प्लस 20, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 दैट इज 12 माइनस में 60 iota, राइट। ना इसको लिख लो, ये 3 iota स्क्वायर का मतलब कितना हो गया -3 प्लस 3 0, सो ये तो कट गया बचा ये। तो लिखते हूँ 12 iota स्क्वायर प्लस में 60 iota प्लस 12 माइनस 60 iota, ओके। सो ये हो जाएगा -12 प्लस 60 iota प्लस 12 माइनस 60 iota इक्वल टू x प्लस iota y। x प्लस iota y के बराबर दिया है, सब तो कट गए, तो आंसर क्या हो गया 0 प्लस 0 iota इक्वल टू x प्लस iota y। नाउ कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू कितनी आती है बेटा? यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 0 शून्य। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a, b, c आर इन GP देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जब भी आपके पास इस तरह का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को आए, सो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो करते हैं एंड देन यू रीच टू योर फाइनल आंसर, और यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, बट बोथ आर वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस मैनी टाइम्स। समटाइम्स इट इज़ वेरी ईजी, तो उसमें आप कर सकते हैं, पर अगर जहाँ पर ये ट्रिकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अब ये बोला है कि ABC GP में है, तो ABC मैं GP में मान लेती हूँ। मैंने मान लिया 1 2 एंड 4, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है C, ये GP में है। ये वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो बेटा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट A + B मतलब कि 3, B + C मतलब कि 6 और इसका मतलब 0। नाउ इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 6 36 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा माइनस में 18 प्लस में 3 तो 12 - 12। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, -2 आपने लिया तो ये कितना हो गया 0 माइनस में 18 हो गया, एंड 3 आपने 1 लिया आपने तो कितना हो जाएगा ये 0 माइनस में 36 हो जाएगा ये, राइट। तो -36 प्लस 36 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया ना। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भैया? ए ऑप्शन मैच हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में भी, और वहाँ से भी आपका आंसर ठीक आता है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा,
In batch of 15 students, if the marks of 10 students who passed are 70, 50 और ये तो कुछ तो दिए हुए हैं, then the median marks of all the 15 student are, बस यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ बोला है कि आपके पास टोटल 15 स्टूडेंट है जिसमें से मुझे 10 ही स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं और उन स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं जो पास हो गए हैं। अब मुझे 15 स्टूडेंट का मीडियन बताना है, मतलब मेरे पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या मुझे उन 5 स्टूडेंट के मार्क्स की ज़रूरत है? नो। मीडियन के लिए तो मुझे क्या चाहिए? मिडिल वैल्यू चाहिए। अगर मिडिल वैल्यू इसमें है तो मैं आंसर दे सकती हूँ और नहीं है तो नहीं दे सकते। तो देखो मिडिल वैल्यू है, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। सो अरेंज अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, देन 50, देन 60, 70, 80, ओके। 80 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 80 के बाद आ जाएगा आपके 70 से पहले, 80 से पहले 75 है, देन 80 है, 80 के बाद आपके पास है 90, 80 दो बार है और 90 है, उसके बाद आपके पास 95 है। ये हो गया हमारे पास टोटल 10 नंबर जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के नंबर है जो पास हो गए, ठीक है। पास हो गए मतलब कि जो बच्चे फेल हो, बाकी 5 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए होंगे। जो बच्चे फेल हो गए होंगे भैया उनके 40 से कम नंबर होंगे ना, तो 40 से कम कुछ 5 बच्चे होंगे हाँ जिनके कुछ तो नंबर होंगे, ABCD नंबर मान लेती हूँ, पर 40 से तो कम होंगे। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ तो इसका मतलब कि ये ABCD जो है ये तो पहले आ रहे होंगे क्योंकि इनके नंबर तो और कम है। अब मुझे बताना है 15 स्टूडेंट का मीडियन, तो n बराबर 15 है, ये ऑड है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n+1/2th टर्म, मतलब कि 15+1/2th टर्म, मतलब कि मुझे 8th टर्म बताना है। अब 8th टर्म देखो यहाँ पर क्या है, 5, 6, 7, 8, 8th टर्म क्या आ गया? 60 आ गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, दिया सब कुछ है पर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा ये क्वेश्चन। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द लाइन x + y = 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। बोला है कि एक तो लाइन है, एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है और ये एक पॉइंट है। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको एक लाइन जो है जो कि x + y = 4 है वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मैंने मान लिया k/1 में डिवाइड कर रही है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है यही आपसे पूछा गया है, तो k/1 पूछा गया है आपसे। मुझे ये बता दो, अगर मैं ये पॉइंट x, y मान लेती हूँ, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? x, y। सो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है रेशियो, अगर किसी भी रेशियो में डिवाइड करती है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ना, कैसे निकालते हैं? x = क्या होता है? x = होता है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। सो m की वैल्यू mx2 मतलब कि m की जगह k है, n की जगह 1 है। सो आप लिख सकते हैं 5k + 1 डिवाइड बाय k + 1। सिमिलरली y की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी? 7k - 1 / k + 1, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज अगर x और y की है और ये लाइन मेरी x + y = 4 की है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसकी जगह ये वैल्यू डाल दो। 5k + 1 / k + 1 प्लस 7k - 1 / k + 1 = 4। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 12k = में 4k + 4 तो हो जाएगा 8k = 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4/8, दैट मीन्स 1/2। सो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है भाई? 1/2 में डिवाइड हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स y = 2x = 9 एंड x + 2y = -7 इज। लाइन्स के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan θ = m2 - m1 / 1 + m1 m2 का मॉड, यही तो फॉर्मूला होता है। सो मुझे क्या करना है? दोनों लाइन का m1 और m2 क्या है? स्लोप है, लाइन 1 और लाइन 2 के। तो स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूँ तो y - 2x = 9, तो इसको लिख सकते हैं y = 2x + 9। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ये जो x के साथ वैल्यू है यही स्लोप होता है। तो m1 = तो 2 हो गया। नाउ अगली वाली लाइन का करते हैं, तो अगली लाइन का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से हो जाएगा y = -x/2 - 7/2। सो यहाँ से भी अगर आप देखो तो स्लोप क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा ना। सो मैं लिख सकती हूँ m2 = -1/2। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें डाल दो,
अगर ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/2 -2 बाई में 1 प्लस 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, ये माइनस का है, दिस इज ऑफ माइनस का। ओके चलो जी, ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया मेरा -5/2 इंटू में 0 का मॉड इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया इन्फानाइट, और ये कब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।